अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, और ये बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है, हालांकि सिंपल है। सिर्फ अगर आप इसको क्वेश्चन को इन डेप्थ जरा समझ लें तो बड़ा आसान हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि फॉर सम केमिकल रिएक्शन सच एज द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पता है आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का बच्चों मतलब पता है ना? थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं कि आप किसी भी कंपाउंड को अगर हीट करके डिकम्पोज करते हैं तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में लेकर इसको वो हीट करेगा और फिर इससे आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। कह रहे the enthalpy change of the reaction cannot be measured directly. In such cases, the use of Hess's law enables the enthalpy change reaction to be calculated. State Hess's law. अच्छा बेटा, पहला क्वेश्चन तो इसने कहा जी आप हेसिस लॉ को एक्सप्लेन करें। मैंने आपसे कहा था कि हेसिस लॉ ये है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाई थी बेटा, आप खुद भी लिख सकते हैं। जल्दी से यहाँ चलिए लिख देता हूँ ताकि आपको एक दफा दोबारा रिवाइज हो जाए कि एनर्जी चेंज in a chemical reaction, energy change in a chemical reaction is independent of the root। मतलब आपको याद है ना बेटा, हम हेसिस लॉ के अंदर क्या करते थे कि एक रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है, वही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रहा है तो ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम रहती थी। तो एक मार्क तो इस चीज का है कि एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट। दूसरा मार्क बेटा इस चीज का है कि प्रोवाइडेड दैट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन आर सेम। तो ये भी आपने लिखना है कि प्रोवाइडेड दैट इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम। ठीक है बच्चों, ये तो होगी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। कह रहे हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एंथैल्पी चेंज फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स वर कैरिड आउट। देखो जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप चाहते क्या हो, ये माइंड में होना चाहिए कि आप ये सारा काम क्यों कर रहे हो। आप इंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करना चाह रहे हो फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन किसकी? पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3 की, KHCO3। इसको आप हीट करके डिकम्पोज करोगे, ठीक है? तो क्या बनेगा इसमें? आपके पास डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं आपने देखना है कि उसमें इंथैल्पी चेंज क्या आ रही है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बेटा ये है 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl एन एक्सेस। ये एक्सेस में लिया हुआ भाई, लेकिन आप यहां से मोल निकाल सकते हो, लेकिन बेटा जो चीज एक्सेस में होती है उसको आप आगे कैलकुलेशन में तो यूज नहीं करते, ठीक है? तो HCl इज इन एक्सेस, उसको आपने कोनिकल फ्लास्क में डाला बेटा, एंड देन टेम्परेचर रिकॉर्डेड एज 21 डिग्री। ठीक है, मैं अगर साथ साथ डायग्राम बेटा थोड़ी सी बना दूं ताकि आपको ये होता जाए कि वो क्या कह रहा है। ये बेटा आपके पास यहाँ पर KHCO3 है जो कि आपने एक्सेस में लिया हुआ है, बस ये याद रखिए। अब बेटा वो क्या करेगा कि ऊपर से ऐड कर रहा है क्या? 0.02 मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। मतलब उसने कहीं नजर आ रहा है आपको, कहीं उसने वॉल्यूम की बात की है भाई? कहीं नजर आ रहा है कहीं वॉल्यूम की बात हुई है? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा ना, वॉल्यूम कहीं नहीं लिखा हुआ। तो उसने बेटा वॉल्यूम तो यहाँ लिया ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पोटेशियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, ठीक है ना? ये अब वो सॉलिड स्टेट में K2CO3 ऐड कर रहा है। अच्छा, वो दूसरा कंपाउंड है बेटा जिसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हमने फाइंड आउट करनी है ना, वो डिफरेंट है, वो KHCO3 है। लेकिन फिलहाल हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है? और नीचे उसने क्या लिया हुआ है? HCl लिया हुआ है, सॉरी नीचे HCl है और ऊपर बेटा K2CO3 है। अब बेटा ये होगा कि जब आप पोटेशियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ करवाओगे तो ये बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है ना, तो मैं यहां लिख के देता हूं आपको क्या होगा। K2CO3 प्लस HCl, इट गिव्स, देखो बेटा ये पोटेशियम इस H को रिप्लेस करेगा तो 2KCl प्लस H2O और साथ में CO2 बनेगा। कार्बोनेट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अच्छा, आपने जो पोटेशियम कार्बोनेट डाला है ना वो 0.02 मोल है, और ये मुझे पता है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों मुझे पता है भाई? क्योंकि HCl इज इन एक्सेस। दो ही तो रिएक्टेंट्स हैं, अगर एक एक्सेस में होगा तो दूसरा क्या होगा? लिमिटिंग होगा। तो HCl आपका यहां पर एक्सेस में है तो पोटेशियम कार्बोनेट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। पोटेशियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना,
और पहले टेम्परेचर था बेटा 21 और आफ्टर द रिएक्शन टेम्परेचर कितना हो गया 26। ये बात ध्यान में रखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 21 डिग्री और फाइनल टेम्परेचर 26.2 है। कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट। बेटा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, क्वांटिटी ऑफ हीट को क्यू से। क्वांटिटी ऑफ हीट क्यू से रिप्रेजेंट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्यू अगर आपने फाइंड आउट करना है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई, तो इसका फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। Use the relevant data from the data booklet and assume that all the solution have same specific heat capacity as water। देखें वो कह रहा है कि जितने भी solutions आपने बनाए हुए हैं ना, जिसमें आपने K2CO3 या HCl डाला है, उन तमाम solutions की heat capacity उतनी है जितनी वाटर की होती है। और M क्या है बच्चों, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो डेल्टा टी होता है ना, ये चेंज इन टेम्परेचर है। लेकिन किस चीज का टेम्परेचर है भाई, आपने थर्मोमीटर इस सोल्यूशन में डिप किया हुआ है ना, और ये सारे सोल्यूशन किस में बने हुए हैं, वाटर में बने हुए हैं। तो ये चेंज इन टेम्परेचर वाटर का है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वाटर की होगी, तो लिहाजा एम भी मैस ऑफ वाटर होगा। और वाटर का मैस कैसे निकालेंगे, आपको बताया था बेटा मैंने कि ये जो आपके पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर प्योर वाटर होता है ना बेटा, प्योर वाटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मैस होता है 1 ग्राम, ठीक है। अगर यहां पर 30 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है, 30, तो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर का मैस कितना होगा बेटा, 30 ग्राम होगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा पोटेशियम कार्बोनेट का तो उसने सोल्यूशन नहीं ऐड किया ना, वो तो सॉलिड स्टेट में है, तो लिहाजा आपको जो टोटल वॉल्यूम है वो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ही है। आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये प्योर तो नहीं है, इसमें तो HCl का मैस भी है, इसमें तो पोटेशियम कार्बोनेट का मैस भी है, वो आप इग्नोर करोगे। आपने सिर्फ वाटर की डेंसिटी को जो एज्यूम किया हुआ है 1, उसी को लेके चलोगे, ठीक है बच्चों। अब जरा हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूला के अंदर। सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेटा इसकी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, 4.18। तो Q इज इक्वल टू M इज द मैस ऑफ वाटर। मैस ऑफ वाटर उसने डायरेक्टली नहीं दिया होगा बच्चों, दोबारा बता रहा हूं, ये जो वॉल्यूम होगा ना यही मैस होगा, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। और बाज दफा ऐसे होता है कि जो दोनों सॉल्यूशंस होते हैं, उन दोनों सॉल्यूशंस के वॉल्यूम्स को ऐड किया जाता है। मतलब 30 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर HCl है, पोटेशियम कार्बोनेट का अगर सॉल्यूशन दिया होता है 20, तो 30 + 20 50, तो मैस 50 होना था। फिर C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा 4.18। चेंज इन टेम्परेचर बेटा देख लो कितना आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर देखो, ये आपके पास था जो T1 है ना, वो था 21.0, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो आ रहा है 26.2। तो चेंज इन टेम्परेचर बेटा यहां से आपने को निकाल सकते हो कितना आ रहा है। 5.2 आ रहा है, ठीक है, 5.2। पर इस सारे को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो आंसर आएगा यहां पर वो आएगा, 1 मिनट, 30 टाइम्स 4.18 टाइम्स, सॉरी गलत हो गया, ये 4.18 टाइम्स 5.2, बड़ा ये आंसर आ रहा है 652.08 जूल्स। बड़ा इतनी एनर्जी रिलीज हुई है जब क्या किया आपने, जब आपने 0.02 मोल्स पोटेशियम कार्बोनेट ऐड किया है। तो इसको ऐसे लिख लो भाई कि 652.08 joules energy is released when 0.02 moles of potassium carbonate is added into excess of HCl। क्लियर हो गया ना बेटा यहां तक। अच्छा इस जूल्स को ना फौरन किलो जूल्स में ले जाया करो, नहीं मैं नीचे कर लूंगा, यहाँ जगह नहीं है। जूल्स को किलो जूल्स में, क्योंकि जब वो डेल्टा एच मांगेगा ना बेटा आपसे डेल्टा एच, तो वो किलो जूल्स में लेके जाएगा। बल्कि अगला स्टेप यही करवा रहे। देखो, यूज योर आंसर टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। बच्चों अब देखो, आपने 1 मोल के लिए जो एनर्जी चेंज है उसको डेल्टा एच बोलते हैं ना, डेल्टा एच की यूनिट देख लो, डेल्टा एच की यूनिट होती है किलो जूल्स पर मोल। तो आपने दो काम करने बेटा, एक तो किलो जूल्स में जाना है, और 1 मोल के लिए भाई ये जो एनर्जी चेंज आपने कैलकुलेट की है, ये कितने मोल्स के लिए है, देखो जरा,
ये जो एनर्जी चेंज आपने कैलकुलेट किया भाई, ये कितने मोल्स पोटेशियम कार्बोनेट है? 0.02 मोल्स। जब 0.02 मोल्स यूज करोगे ना तो 652.08 जूल्स एनर्जी रिलीज होगी। जब 1 मोल करोगे तो एक्स होगी। ठीक है, तो लिहाजा यहां पर मैं ये करूंगा बेटा, इस तरह करूंगा यहां पर कि एक और फॉर्मूला जो है, रेशो भी लगा सकते हैं लेकिन फॉर्मूला यूज करने बेहतर है, उससे साइन भी आपको साथ ही लग जाएगा, -Q/N। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का है Q। बेटा Q तो ये आ रहा है ना, ये जूल्स में है, किलो जूल्स में लेके जाना है भाई मैंने इसको, मैंने लेके जाना है किलो जूल्स में। तो क्या कर दूंगा मैं इसको, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है बेटा, तो 652.08 डिवाइड बाय 1000, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0.65208। और n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा ये जो इक्वेशन है देखो, इसमें दो चीजें थी, HCl और पोटेशियम कार्बोनेट, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट तो K2CO3 है ना, तो उसने डिसाइड करना है कितना प्रोडक्ट बनेगा और कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो K2CO3 की एनर्जी चेंज क्या है, सॉरी मोल्स क्या है, 0.02। तो यहां पर बेटा आप इसको डिवाइड कर दो जरा, 0.02, तो आपके पास आंसर आएगा बेटा यहां पर -32.60 किलो जूल्स पर मोल। डेल्टा एच ना बेटा, हमेशा डेल्टा एच में दो चीजें होंगी, एक तो क्यू आपने किलो जूल्स में लेना होगा, और डेल्टा एच का मतलब है आप एक मोल के लिए एनर्जी बताओ। ठीक है बेटा, ये आपने एक काम किया भी, ये भी आपने किया एक काम। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं बच्चों। बेटा ये एक मिनट, बाज बच्चे जो अभी मैसेज कर रहे होते हैं सर लिंक नहीं आया, मैं जरा इनको देख लूं, वेट अ मिनट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई द हाइड्रोक्लोरिक एसिड मस्ट बी इन एक्सेस। क्यों आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में लिया है बेटा, इसलिए लिया है टू इंश्योर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब एक चीज एक्सेस में लेने का यही मतलब, एक चीज एक्सेस में इसलिए लिया है ताकि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, K2CO3 कंप्लीट रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो इसके बेटा लिख लें आप, टू इंश्योर दी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। मतलब आप ये चाहते थे कि भाई आपका ना K2CO3 मुकम्मल यूज हो जाए, तो इसलिए आपने वो एक्सेस में ले लिया। अब जरा सेकंड स्टेप पर आते हैं भाई, कह रहे दी एक्सपेरिमेंट वाज रिपीटेड, सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहा है। लेकिन बेटा मुझे बताओ, पहले एक्सपेरिमेंट में आपने HCl जो कोनिकल फ्लास्क में लिया हुआ था बच्चों, ये देखो इधर, ये जो HCl लिया हुआ था आपने, HCl, तो ऊपर से आप क्या ऐड कर रहे थे सॉलिड स्टेट में, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ये आपने ऐड किया है बच्चों। लेकिन अब जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है उसके अंदर जरा नोट करो कि एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं, सेम मोल्स हैं, लेकिन इस दफा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है KHCO3, और बाकी HCl वगैरह सब वही है, HCl एक्सेस में है भाई। ठीक है, ऑल अदर कंडीशंस आर सेम। इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट द टेम्परेचर फेल। देखो ना बच्चों, आपको मैंने कहा था ना, एसिड बेस रिएक्शन बाज दफा एंडोथर्मिक भी होते हैं, एसिड अल्कली रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो देखो ये एसिड बेस रिएक्शन है ना, तो ये तो एंडोथर्मिक में जा रहा है भाई। तो इसका रिएक्शन ये होगा बच्चों, KHCO3 है प्लस HCl है, KHCO3 प्लस HCl। ठीक है बेटा, एक मिनट, मैं एक बच्चे को लिंक सेंड कर दूं, ये बिल्कुल। अच्छा बेटा एक मिनट, चलें जी। अब बेटा ये है कि KHCO3 और HCl का रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा जी, इसमें KCl बनेगा, H2O बनेगा, NCO2 बनेगा। कार्बोनेट है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मस्त है बच्चों, आप देख लो, ये 1:1 रेशियो है, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, और इस दफा रिएक्शन किससे हुआ है, KHCO3 से हुआ है। फर्क ये कि इस दफा बेटा एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पर, ड्रॉप हो रहा है। मैंने आपको बेटा ये चीज बताई थी ना कि अब आपने आज के बाद ये करना होगा कि जो फाइनल टेम्परेचर होता है ना, उसमें से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करना है। ये जो मार्क्स स्कीम है ये पुरानी वाली है बेटा, ये 2011 का पेपर है। ठीक है, उस टाइम बस ये किया जाता था कि जो हायर में से लोअर को माइनस कर दे, लेकिन अब वो कहते हैं कि आपने
फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। तो अब आपका डेल्टा टी माइनस में आपने लिखना है, मार्क्स की में बेशक आपको प्लस में दिख रहा होगा, उसको आप इग्नोर करें। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो बेटा एम क्या है, मैस ऑफ वाटर। भाई उसने क्या है, बाकी तमाम कंडीशन सेम है, मतलब HCl वही है। HCl का क्या वॉल्यूम था बेटा यहाँ पर, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर, 30, ठीक है। तो एम आपका 30 हो गया। सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। बेटा आप इस तरह करो, 21 से ड्रॉप होकर 17.3 में आ गया, तो 17.3 माइनस 21.0, बच्चों उसको माइनस कर दो आप। ठीक है बच्चों, उसको माइनस करो जरा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3.7। अब आपके पास ये सारा आंसर माइनस में आएगा बेटा, ठीक है। ये आ रहा है बेटा 463.98 joules when 0.02 moles of KHCO3 is added। बच्चों देखो आप क्या कह रहे हैं, अगेन सेम क्वेश्चन भाई, इंथाल्पी चेंज डेल्टा एच। तो आपको याद होना चाहिए कि डेल्टा एच की मैंने आपको यूनिट बताया, किलो जूल पर मोल होती है भाई। आपने एक मोल के लिए बताना है बेटा। ये जो उसने वैल्यू बताई है ना, कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है जब आपने इतना पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया है 0.02, जब एक मोल करोगे तो कितनी होगी, और दूसरा जूल्स को किलो जूल्स में लेके जाना है बेटा। तो डेल्टा का फॉर्मूला देखो, और ये माइनस में भाई, माइनस का साइन साथ लगेगा। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन। बेटा इसको अगर मैं 1000 में ले जाऊं तो ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको, 0.46398 किलो जूल्स, है ना। ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा किलो जूल्स में। तो अब देखो वैल्यूज पुट कर रहा हूं, माइनस पहले से है बेटा, एक माइनस पहले से है, दूसरा माइनस अभी डाल रहा हूं, 0.46398 डिवाइडेड बाय एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि HCl तो एक्सेस में है ना, तो KHCO3 के मोल है 0.02। इससे आप डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। 0.46398 डिवाइडेड बाय 0.02, ये बेटा आ रहा है आपके पास +23.20। अब जरा बेटा दो बातें मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर आगे चलूंगा। अभी तक हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, जो हम चाह रहे हैं करना भाई, वो अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ। सुनो भाई, आपने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया ना, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि चीजों को अब लिंक करना है, ठीक है। आपने बच्चों जो पहला एक्सपेरिमेंट किया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसमें ये मैं मार्क कर रहा हूं देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चों HCl का रिएक्शन किसके साथ करवाया आपने, K2CO3 के साथ। और इसके लिए डेल्टा एच क्या निकाला भाई, ये जरा नोट कीजिएगा, डेल्टा एच कितना है, -32.60, और ये K2CO3 के साथ आपने किया है। दूसरा रिएक्शन आपने सेम अमाउंट ऑफ HCl, लेकिन वो KHCO3 के साथ किया, और इसके लिए डेल्टा एच क्या आ रहा है बेटा, ये एंडोथर्मिक आ रहा है +23, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है सुनो, अब वो ये कह रहा है, मेन क्वेश्चन अब ये है कि बेटा ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3, इसको वो हीट करके थर्मली डिकम्पोज कर रहा है बच्चों। तो क्या बन रहा है, K2CO3, और क्या बन रहा है, CO2, और क्या बन रहा है, वाटर H2O। इसका डेल्टा एच निकालना है आपने, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन, ये आपने निकालना है। लेकिन उसने आपको हिंट दिया है कि यूज योर आंसर टू B3 एंड B C3। B3 बेटा ये था, B3 क्या था सुनो, और C3 क्या था, C3 था कि KHCO3 और HCl का जो रिएक्शन हुआ था उसका डेल्टा एच, और B3 बेटा ये था कि K2CO3 और HCl का जो रिएक्शन हुआ था उसका डेल्टा एच। अब आपको ये नहीं पता बेटा यहां पर, ठीक है, और कह रहे यूज हेस लॉ भी यूज करना है आपने। तो बेटा यहां एक ट्राइंगल सी बनाते हैं,
अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, इन, सॉरी इसको मैं सीधा करके लिख दूं कंपाउंड बेटा, इसमें एच मिसिंग है। 2 moles ऑफ KHCO3। पर एक चीज बताओ, आप इन दोनों से तो अभी आप यूज हुए हैं, KHCO3 और K2CO3 से, क्यों? आप कहेंगे सर अभी तो इन दोनों का हमने रिएक्शन करवाया, KHCO3 का सेपरेट रिएक्शन करवाया था HCl के साथ, उसकी इंथैल्पी चेंज पता है नहीं पता, बताओ। KHCO3 का और HCl का जो रिएक्शन किया था भाई, इसके इंथैल्पी चेंज पता है नहीं पता? बिल्कुल पता है, ये देखो। फिर आप कहेंगे K2CO3 से भी हम यूज हुए हैं, क्यों? क्योंकि भाई K2CO3 का भी तो रिएक्शन करवाया था ना आपने, ये देखो HCl के साथ, और इसकी इंथैल्पी चेंज भी आपको पता है, दिस इज एक्सोथर्मिक। तो अब आपको एक रिएक्शन दिया गया है कि भाई ये बताओ कि इस रिएक्शन की थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, ठीक है? लेकिन आपको ये पता है कि जो KHCO3 है ना, ये जब HCl से रिएक्शन करता है, HCl से, तो क्या एनर्जी चेंज आती है? आपको बेटा ये भी पता है कि जो K2CO3 है ना, ये जब HCl से रिएक्शन करता है तो क्या एनर्जी चेंज आती है? बेटा मैं अगर दोनों साइड पर, अगर मैं दोनों साइड पर ये HCl लिख दूं इक्वेशन के, कोई इतराज आपको होना नहीं चाहिए, दोनों साइड। एक मिनट, मुझे लग रहा है मैं लैग तो नहीं कर रहा, वेट अ मिनट, वेट। बेटा मैं लैग तो नहीं कर रहा इसमें, मेरी आवाज लैग कर रही है या? क्योंकि मैंने भी पेज ऊपर किया हुआ है, ये क्यों आपको नहीं दिख रहा ऊपर? बेटा कोई बच्चा मुझे बताए मैसेज पे। अच्छा मैं भी आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ बेटा। अब ठीक है, देखें, ठीक है बेटा। अच्छा खुबैब जरा बताइएगा बेटा, ठीक है? अच्छा बेटा मैं दोबारा आता हूँ उस हेस साइकिल पर। ठीक है, एक मिनट चेक करने दें लैग कर रहा है या नहीं। वेट बेटा एक मिनट, जरा इसको चेक कर लूँ क्या मसला है ये। बेटा मैं आपको दोबारा ऊपर इक्वेशन में लेके जाना चाह रहा था, ठीक है? वो बीच में मुझे मुझे ऐसे लगा कि ये लैग कर रहा है। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, KHCO3 और HCl का रिएक्शन जरा देख लो आप लोग एक मिनट के लिए। KHCO3 और HCl का ना, ये ऊपर आपने किया हुआ है देखो, ये। लेकिन ये जो बेटा आपने रिएक्शन किया है, ये 1 मोल के लिए या नहीं है? ये 1 मोल के लिए है बेटा, ये 1 मोल के लिए रिएक्शन है ना। 1 मोल ऑफ KHCO3 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl। और कितनी एनर्जी चेंज आ रही है? 23.20। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, अगर मैं यहां पर टू टू लगा दूं, टू, यहां भी टू, यहां भी टू, यहां भी टू, यहां भी टू, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वैल्यू टाइम्स 2 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलो? ये वैल्यू बेटा टाइम्स 2 होनी चाहिए, ठीक है? ये वैल्यू जो है ना टाइम्स 2 होनी चाहिए। अब आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये बिल्कुल वही रिएक्शन है। अगर KHCO3 के साथ आप HCl लिख लें और यहां इसके प्रोडक्ट लिख लें बेटा, 2 moles ऑफ KCl प्लस 2 moles ऑफ वाटर प्लस 2 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा देखो, ये आप निकाल चुके हो इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज। सिर्फ आपने टाइम्स 2 करना है भाई, सिर्फ टाइम्स 2 नहीं किया आपने, 23.20 टाइम्स 2। मैं यहां लिखूंगा 2 टाइम्स 23.20, ठीक है? ये मैं यहां लिखूंगा बेटा। इसको जरा कर लेते हैं, 23.20 टाइम्स 2, 46.4 किलो जूल्स। इसी तरीके से बच्चों देखो, आप ये भी निकाल चुके हो, जरा गौर करो, K2CO3 और HCl का रिएक्शन, K2CO3 का 1 मोल और HCl के 2 मोल, देखो ये तो इन्हीं मोलर रेशो के साथ, इसमें कोई आपको टाइम्स 2 भी नहीं करना। K2CO3 और HCl, KCl वाटर CO2, क्या एनर्जी चेंज? 32.60।
32.60। -32.60 है ना, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा इसको। जी, लग रहा है ये क्या मुसीबत है हो। वेट बेटा, 1 मिनट वेट कीजिएगा सिर्फ। मैं जरा इसको ना अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ बेटा, वेट अ मिनट। अब बेटा आपने चेक करना है। अब बेटा देखिएगा, मैं जरा स्क्रीन भी दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट, स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। जी बच्चों देखो, मैंने ये कहा है कि ये जो K2CO3 का रिएक्शन था ना बेटा, K2CO3 और HCl का, ये आपने क्या ऊपर किया नहीं है, मुझे बताओ। K2CO3 और HCl का रिएक्शन बिल्कुल किया हुआ है भाई, ये देखो। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया बेटा, इनकी एंथैल्पी चेंज उठाकर यहाँ लिख दिया -32.60 यहाँ पर। बेटा आप 1 मिनट वेट करेंगे, मुझे मुझे समझ आ रही है कि ये जो है ना लैग कर रहा है, मैं अपनी जगह चेंज कर रहा हूँ बेटा, सिर्फ 1 मिनट मुझे दें, 1 मिनट। अच्छा बच्चों, मैं जरा आप लोगों को पहले अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे जरा क्वेश्चन पहले पूछ लो बच्चों, ताकि फिर हम आगे चलेंगे। और मैं इसको जरा 1 मिनट में पहले जल्दी से एक्सप्लेन दोबारा कर दूं। बेटा देखो, हमने ये किया है, बेटा हमने ये किया इस क्वेश्चन के अंदर, जरा दोबारा सुन लो, कि ये KCO3 और HCl का जो रिएक्शन था ना, इसकी एंथैल्पी चेंज हम निकाल चुके थे यहाँ पर, ये देखो, ये एंथैल्पी चेंज आपके सामने है भाई। ये सिर्फ फर्क ये था, ये एक एक मोल के साथ किया हुआ था, यहाँ दो दो मोल यूज हो रहे हैं भाई, तो हमने इस वैल्यू को टाइम्स 2 कर दिया। इसी तरह बेटा ये जो पोटेशियम कार्बोनेट था ना, इसका भी HCl के साथ रिएक्शन आप कर चुके हो, आप जरा यहाँ नोट करो, इसका रिएक्शन भी आप लोग कर चुके हो, और ये सेम रेशो के साथ किया ना आपने, 1:2, तो लिहाजा यहाँ पर सेम रेशो के साथ हुआ, 1 मोल पोटेशियम कार्बोनेट, 2 मोल HCl, तो ये एंथैल्पी चेंज इसकी आ गई। तो बेटा मुझे ये बताओ कि अब आपका ये है साइकिल बन गया है, इसमें 2 रूट आपने बेटा निकालने हैं। रूट नंबर 1 इज दिस, क्योंकि आपको पता है ना स्टार्टिंग पॉइंट वो होगा जिस कॉर्नर से तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग है। और दूसरा बेटा रूट यहाँ पर ये बनेगा, दूसरा रूट ये होगा कि यहाँ से ऐसे जाओ और ये ऐसे, दिस इज रूट नंबर 2। तो एनर्जी चेंज इन रूट 1 इज इक्वल टू एनर्जी चेंज इन रूट 2। तो बेटा अब मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है? शाबाश पूछें, हरी अप। जी बेटा। सर बेसिकली हम डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, डेल्टा एच आर। जी बेटा जी, न्यूट्रलाइजेशन नहीं है, दिस इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में 1 मोल ऑफ वाटर सिर्फ बनता है, ये आप एसिड बेस रिएक्शन से कर रही है, दिस इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन। सर HCl तो हम खुद से डाल रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट्स में KCl पे कैसे हम लिख सकते हैं? देखो ना, आपको ये पता है कि KCO3 का रिएक्शन अगर HCl से होगा तो इतनी एनर्जी चेंज आएगी, ये आपको पता है ना, या नहीं? जी सर। हाँ बेटा, तो जी आपने सर। उसके प्रोडक्ट बस नीचे लिख देने, उसके प्रोडक्ट नीचे लिखने हैं बेटा। और आपको ये भी पता है कि K2CO3 का रिएक्शन अगर HCl के साथ होगा तो उसके भी सेम प्रोडक्ट है, KCl बन रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वेशंस भी दोनों साइड पे बैलेंस है भाई, आपको कोई HCl लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कट कर सकते हैं। तो सर आपको जब जी, सर तो ये डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्यों नहीं होगा? सर एसिड बेस का रिएक्शन हमेशा इस तरह ही होगा। इशल आपको कहा है उसमें 1 मोल ऑफ वाटर इज ओनली फॉर्म्ड, यहाँ पर क्या वाटर
कार्बोनेट का भी एसिड बेस रिएक्शन है, और मेटल हाइड्रोक्साइड का भी एसिड बेस रिएक्शन है, और अमोनिया के साथ भी। तो 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं। यहाँ पर कार्बोनेट के साथ हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी। इसको कभी भी आप न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में ओनली 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म ओनली, उसके साथ में कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनता। यहाँ पर तो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब आपने यहां से एनर्जी चेंज फाइंड आउट करना है। एनर्जी चेंज जरा देखो, रूट वन में एनर्जी चेंज क्या आ रहा है बेटा? 46.4। रूट सर 2 में जो एसिड मैंने, बेस का इसलिए एरोज नीचे आ रहे हैं इसके। नहीं बेटा, एरोज नीचे आने की तो लॉजिक ये है, एरोज नीचे आने की लॉजिक ये नहीं है कि ये एसिड बेस है भाई। मुझे ये बताओ, KHCO3 और HCl का रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट मैंने नीचे लिखे हुए हैं, तो एरो अपवर्ड होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए? रिएक्शन KHCO3 और HCl का हुआ है तो डाउनवर्ड होने चाहिए एरो। यस अपवर्ड अपवर्ड तो हो ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। जी जी बेटा। सर। अच्छा बेटा, जल्दी से इसकी इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हो ना आप? ये आप यहाँ 46.4 इज इक्वल टू, अच्छा आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है ना कि ये बहुत पुराना मतलब उसमें आया था, अब नहीं आएगा, ये 2011 का पेपर है, लेकिन मजे की बात ये है कि 2024 में इस तरह का दोबारा आया हुआ है। फाइंड आउट किया है, तो अब डेल्टा इज नॉट ऑफ रिएक्शन, और बेटा साथ में आ जाएगा प्लस -32.60। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। जी बेटा, नेट नहीं अच्छा इसका, तो अब इसी पे सर वो बहुत होगा। लैग हो रहा है सर। देखें क्या पता थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है। नेट आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में इन्हें स्लो किया हुआ है, अब क्या करें। 3-4 कनेक्शन है बेटा, लेकिन सारे जो है ना फिलहाल इसी स्पीड के साथ ही चल रहे हैं। 1 मिनट, अभी भी लैग हो रही है बेटा? बताएं। नहीं अभी क्लियर है। ठीक है बेटा, जी थोड़ी सी सर अब दरमियान में ठीक लैग है। होगी तो वो कुछ टाइम के लिए होगी, ठीक है। बट अब यहाँ से डेल्टा एच नॉट ऑफ आर निकाल लो बेटा। 46.4 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन -32.60, उसको उधर ले आओ। 46.4 प्लस 32.60 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन, यू विल गेट द आंसर बेटा। अच्छा बेटा, अब एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है बेटा, 2022 या 2023 का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। पहले तो चले डेफिनेशन है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, ये तो हो जाएगा आपसे। सेकंड क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पढ़े जरा बेटा आप लोग इसको, शाबाश। इसमें ये कह रहा है बच्चों कि व्हेन 3.645 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड burns in excess of nitrogen to form Mg3N2, 23.05 kilojoules of energy is released. ठीक है, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Mg3N2। बट ये डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करना है। इसका पहले मतलब समझ लो क्या होता है। डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है भाई कि जब आप 1 मोल Mg3N2 फॉर्म करेंगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट, जब आप 1 मोल Mg3N2 फॉर्म करेंगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो कितनी एनर्जी चेंज आएगी, ये आपने फाइंड आउट करना है। इक्वेशन लिखो बेटा, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। इक्वेशन यहां लिखता हूं, देखो आप पहले प्रोडक्ट लिख लिया करो। प्रोडक्ट Mg3N2 सॉलिड 1 मोल, डेल्टा इज नॉट अ फॉर्मेशन है ना बेटा, किलो जूल्स पर मोल इसकी यूनिट होगी कि 1 मोल जब ये बनेगा कितनी एनर्जी चेंज आएगी। तो फॉर्मेशन किससे होता है? फ्रॉम इट्स एलिमेंट। फॉर्मेशन किससे होता है? फ्रॉम इट्स एलिमेंट। उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? मैग्नीशियम होगा, और क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, N2। बेटा मैग्नीशियम कितने हैं इस कंपाउंड में? जरा साथ साथ बोलते जाओ ताकि मुझे पता भी चले मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक। बेटा मैग्नीशियम कितने हैं प्रोडक्ट वाली साइड पर? हरी अप। तो आपको यहाँ 3 लगाना है, मेटल के पीछे 3, और N2 एज इट इज आ जाएगा भाई।
और ये है आपकी डेल्टा एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, जिसको आपने फाइंड आउट करना है। अब वो क्या डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन वो दे रहा है, जरा ये भी पढ़ लो भाई। वो ये कह रहा है कि जब आप इतना मैग्नीशियम बर्न करते हो ना नाइट्रोजन के साथ, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जरा बेटा मुझे पढ़ के बताइएगा, कितनी एनर्जी बता रहे हैं? 23.05 किलो। जी जी बेटा। तो अब हम देखते हैं कि पहला काम पता है क्या करें हम ना, मैग्नीशियम के मोल निकालते हैं, मोल्स ऑफ mg। बेटा मैस ऑफ mg जो बर्न किया उसने वो है 3.645। एटॉमिक मैस ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, जरा बोलिएगा बेटा। एटॉमिक मैस 24.3, 24 नहीं कहना। आप ए लेवल्स के पीरियोडिक टेबल देखें, वहां 0.3 भी लिखा होता है बेटा। अगर 0.3 नहीं लिखेंगे तो आंसर आपके आगे पीछे हो जाएंगे फिर। तो 24.3, तो आपके पास जो मोल्स यहाँ पर आएंगे, आप लोग साथ साथ कैलकुलेट करते जाएं भाई, 0.15 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम। अब पता है मुझे क्या क्या बात समझ आई? मुझे ये बात बेटा समझ आई कि जब आप इतना मैग्नीशियम बर्न करेंगे ना, व्हेन 0.15 moles of magnesium is burned, when 0.15 mole of magnesium is burned, then कितनी एनर्जी रिलीज होगी भाई, कितनी कह रहा है बेटा, बोलो। 23.05। शाबाश। ये उसने आपको क्वेश्चन में बताया है कि जब इतने मोल मैग्नीशियम बर्न होगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। पूछ क्या रहा है ये तो बताओ, पूछ क्या रहा है भाई? जी पूछ रहा है कि जब 1 मोल मैग्नीशियम बर्न होगा ना, 1 मोल, तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सॉरी 1 मोल नहीं, सॉरी 1 मोल नहीं, जब 1 मोल ये बनेगा। पूछ कुछ और रहा है भाई। ये आपको सिर्फ ये पता चल गया कि जब 0.15 मोल मैग्नीशियम बर्न हुआ तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब बेटा हम इस तरह करते हैं, पहले ये तो देखते हैं कि जब 0.15 मोल मैग्नीशियम बर्न होगा तो Mg3N2 कितना बनेगा। बच्चों मुझे पहले ये बताओ, फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस वजह से होती है, प्रोडक्ट की वजह से या रिएक्टेंट की वजह से? पहले ये बात बताओ फिर प्रोडक्ट की वजह से सर। शाबाश। क्योंकि हम डेफिनेशन में क्या कहते हैं, एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म। अगर 2 मोल कंपाउंड बनता है हम टाइम्स 2 करते हैं, 3 मोल कंपाउंड बनता है तो हम टाइम्स 3 करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी रिलीज होगी ना, जो भी चेंज आएगा वो प्रोडक्ट की वजह से आएगा। तो पहले ये डिसाइड करो बच्चों कि मैग्नीशियम कितना, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, इसको ना मैं बेटा इस लाइन करता हूँ क्योंकि ये लाइन मैंने, ये इतनी यूजफुल नहीं है हमारे लिए, इसको मैं फिलहाल रब कर रहा हूँ। अभी तक हमने सिर्फ मैग्नीशियम के मोल निकाले, ठीक है। इस लाइन को मैं यहाँ से रब करता हूँ, ये इतनी यूजफुल नहीं है हमारे लिए। जो यूजफुल लाइन है वो मैं भी लिखता हूँ। लेकिन पहले आप ये देखो भाई कि जब इतने मोल मैग्नीशियम बर्न करेगा तो Mg3N2 कितना बनेगा। तो यहाँ रेशियो बनाते हैं Mg और Mg3N2 की। क्या मोल रेशियो है? 3:1, कि जब 3 मोल मैग्नीशियम बर्न होगा तो 1 मोल Mg3N2 बनेगा, ठीक है। और जब 0.15 मोल मैग्नीशियम बर्न होगा तो Mg3N2 कितना बनेगा, X। बड़े यहां से कोई बच्चा X निकाल सकता है? क्या आंसर आ रहा है X का? 0.05। 0.05। तो कोई बच्चा मुझे ये बताए कि भाई इस रिएक्शन में जब आपने इतने मोल मैग्नीशियम को बर्न किया तो Mg3N2 कितना बना, बोलो। 0.05। शाबाश। अब मुझे ये बताओ, जब जब 0.05 मोल्स Mg3N2 बनेगा, एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 23.05। शाबाश। 0.05 मोल्स ऑफ Mg3N2 जब फॉर्म होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 23.05 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज हो रही है। बेटा ये बात पहले अंडरस्टैंड करें फिर आगे चलेंगे। देखो देखो इसमें चालाकी उसने ये की है, वो आपको ना मैग्नीशियम का मैस बता रहा है कि इतना मैग्नीशियम बर्न हुआ, ठीक है। आपने वहां से मोल निकाल लिए। आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। फॉर्मेशन दिया हुआ है उसने,
आपने फाइंड आउट ये करना है कि जब 1 मोल Mg3N2 बनेगा ना तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी 1 मोल। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में बेटा आपने ये करना है कि आप ये देखो कि जब 0.15 मोल मैग्नीशियम बर्न होगा तो Mg3N2 बनेगा कितना, 0.05 मोल बनेगा। तो अब आपको ये आइडिया हो गया है कि हाँ ये जो 23.05 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये तब रिलीज होगी जब 0.05 मोल ऑफ Mg3N2 आपका फॉर्म होगा, तब इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब ये करो कि 1 मोल जब Mg3N2 बनेगा तो फिर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, फॉर्मूला लगा लो अभिषेक। डेल्टा माइनस फॉर्मूले का 23.05 और बेटा इसमें आपने ये करना है सॉरी, एक मिनट बेटा मैं इसको रब कर दूं पहले, वेट। हाँ बेटा अब n इज द नंबर ऑफ मोल्स, 0.05 माइनस क्या आ रहा है बेटा, 461 किलो जूल्स पर मोल। तो बेटा ये ट्रिक है, आपको यहाँ पर पहला काम मैग्नीशियम के मोल निकालने हैं। मैग्नीशियम के मोल निकालने के बाद ये डिसाइड करना है कि जब ये मैग्नीशियम के मोल बर्न होंगे तो Mg3N2 कितना बनेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो Mg3N2 के फॉर्मेशन की वजह से हो रही है। फिर आपने रेशियो बना लेनी है कि हाँ 0.05 की वजह से इतनी एनर्जी है तो 1 मोल की वजह से कितनी होगी, x होगी, या डेल्टा x इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन। एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, ये बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड, आसान सा है, इसको भी देख लेते हैं। यूज इक्वेशन 1। अच्छा मुझे याद है अभी भी, ये बेटा हमने एक दफा मिड टर्म में पिछले साल दिया था, तो तमाम बच्चों के 2 में से 1 मार्क थे, 1 मार्क हर एक का कटा था। बहुत कम बच्चे थे जिनका 1 मार्क, जिनके 2 पूरे आए थे। तो जरा देखें कहां पर कटे हैं बच्चों के मार्क्स। देखो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। जी बेटा। सर बस एक चीज कंफर्म करनी थी बेटा कि एक बार आप जल्दी से पूछ लें बेटा, मेरे पास टाइम कम है, जल्दी से पूछ लें, एक सेकंड के अंदर बस। जी कि वो जो आपने कहा था कि वो जो कार्बोनेट का हमने रिएक्शन किया उसका आपने कहा था कि वो डेल्टा एच ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसलिए नहीं क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर नहीं फॉर्म हो रहा, उससे ज्यादा हो रहा है। नहीं बेटा न्यूट्रलाइजेशन नहीं, नहीं न्यूट्रलाइजेशन में ओनली वाटर इज फॉर्म्ड, उसके साथ और कोई और चीज नहीं बन रही होती ना। आप क्या कहते हैं उसमें, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन था भाई। क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं था ये? एंडोथर्मिक। तो न्यूट्रलाइजेशन तो एक्सोथर्मिक होता है। उसमें क्या डेफिनेशन बताई है कि व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अल्कली, अल्कली के साथ, अल्कली क्या होते हैं भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो कार्बोनेट से रिएक्शन हो रहा था। कार्बोनेट्स आर नॉट अल्कलीज। अच्छा बेटा अब देखो आपको ना बॉन्ड, अच्छा जब भी बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, जैसे चले बेटा इस क्वेश्चन को कल करेंगे, इसकी आज इस पे थोड़ा टाइम लग जाएगा, जल्दी में समझ नहीं आएगी। बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन कल कर लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अभी हमने सिर्फ ये 2 क्वेश्चन किए हैं। आपको मैं रिकमेंड करूंगा ये क्वेश्चन लाजमी ट्राई करें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला बेटा, इसकी पिक्चर लेने बेशक, इस क्वेश्चन को लाजमी करें बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखें एक तो होते हैं रूल्स जो मैंने बताए हैं कि जी अगर फॉर्मेशन गिवन हो तो एलिमेंट्स को नीचे रखें, अपवर्ड एरो ड्रॉ करें, अगर कंबसन है तो डाउनवर्ड एरो, कंबसन प्रोडक्ट नीचे। लेकिन बाज दफा ऐसे होता है कि वो ऐसा क्वेश्चन बनाता है जिसमें चीजें मिक्स हो रही हैं। अब देखो ना यहाँ पर 2 आपको रिएक्शन दिए हुए हैं, तीसरा आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपने कॉमन सेंस यूज करना है, थोड़ा सा सोचना होगा, तब आप इस आंसर तक पहुंचेंगे। तो ये बेटा आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो अभी के लिए बेटा इतना काफी है। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।